नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सरकार आए दिन सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों को फ्रिवोलस ग्राउंड पर बगैर ठोस साक्ष्य और तथ्य के, कई बार तो बगैर स्पष्टीकरण पूछे निलंबित करते रहती है, जिसके कारण पूरा सरकारी सिस्टम, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर छिन्न भिन्न हो जाता है और उस कार्यालय की व्यवस्था छिन्न भिन्न होती है। इतना ही नहीं, इससे आम जनता में सरकारी सिस्टम के प्रति, सरकारी कर्मियों के प्रति अनावश्यक रूप से नकारात्मक भाव, नकारात्मक छवि उभरती है। मेरे कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि कोई आदमी भ्रष्ट आचरण में अगर पकड़ाता है या फिर उस पर बिल्कुल सुस्पष्ट आरोप स्थापित हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि फ्रिवोलस ग्राउंड पर, बगैर किसी ठोस आधार पर, बगैर प्रक्रिया का पालन करते हुए आए दिन बेतुके मनमने ढंग से निलंबित कर दिया जाता है। अभी हाल में मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिस आरोप में DCLR निलंबित हुए, उस आरोप में कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर क्यों नहीं निलंबित हुए, जबकि दोनों पर सेम आरोप है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम सरकारी कर्मियों और अधिकारियों को इस विषय पर कानूनी और संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं कि निलंबन क्या है, क्या निलंबन किया जाना इनएविटेबल है, निलंबन के पहले किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए, अगर वो पालन नहीं किए गए हैं तो सरकारी कर्मियों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, अगर किसी सरकारी कर्मी के विरुद्ध छद्मनामी, गुमनामी, बेनामी आरोप पत्र, अनर्गल पंपलेट, सोशल मीडिया में कुछ खबरें, कोई वीडियो ऑडियो वायरल हो जाता है तो क्या उसी के आधार पर उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। इस संबंध में सरकार के निर्देश क्या हैं पूर्व से, इस संबंध में संविधान क्या कहता है। मेरे पास संविधान की एक प्रति है, यह संविधान है, इसके आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग ने कई एक इस संबंध में कई एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस निर्गत किए हैं। ये सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र है। ये सुप्रीम कोर्ट के कई एक महत्वपूर्ण जजमेंट हैं जो इस संबंध में क्या कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और जो वैधानिक, अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबों से आज हम आपको स्थिति स्पष्ट कर देंगे, ताकि सरकारी कर्मियों के विरुद्ध यदि कोई अन्याय हो रहा है या बगैर ठोस आधार के, बगैर प्रक्रिया का पालन किए हुए इनको निलंबित किया जाता है तो उसके क्या अधिकार है और उनको स्पष्टीकरण का जवाब कैसे देना चाहिए। संभवतः एक वीडियो में पूरा न भी हो पाए तो मैं दूसरे वीडियो में भी इसको अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं गुमनामी, छद्मनामी, बेनामी परिवाद पत्रों पर, जो अनावश्यक रूप से कई बार सोशल मीडिया में, कई बार व्हाट्सएप पर, कई बार पंपलेट में, कई बार अखबारों में छप जाता है। तो अभी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की जो स्थिति है, बगैर सोचे समझे, बगैर प्रक्रिया का पालन किए हुए वो झट से निलंबित कर देते हैं। इस संबंध में मेरे पास एक सर्कुलर है। जब मैं सर्कुलर बोलता हूं तो इसका मतलब संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत सरकार को परिपत्र निर्गत करने का अधिकार होता है। तो यह परिपत्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निकाला है। मैं इसको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पॉपुलर सर्कुलर है, जिसको तत्कालीन मुख्य सचिव श्री GS कंक ने निकाला था। इसका लेटर नंबर है 945 डेटेड 24/6/2005। यह पत्र सभी
विभागाध्यक्ष को उस वक्त सभी आयुक्त एवं सचिव कहलाते थे, जो आज की तारीख में प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव कहलाते हैं, सभी डिविजनल कमिश्नर और डीएम्स को दिए हुए हैं। ये बहुत 3 पेज का ये परिपत्र है। इसको मैं बेसिक, इसमें जो कुछ बातें हैं उसको मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं। यह पत्र मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं और ये आप चाहें तो डाउनलोड करके निकाल भी सकते हैं। लेटर नंबर, बहुत फेमस पत्र है ये, 945 डेटेड 24/6/2005। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें कही गई। पहली बात कि कोई पंपलेट पर, कोई पोस्टर पर, कोई पर्चे पर इस तरह की कोई कार्रवाई, जांच की कार्रवाई नहीं प्रारंभ होगी। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति परिवादी, जो आवेदन, जो परिवाद देता है, नहीं कंप्लेंट देता, उसको परिवादी बोलते हैं। अगर कोई परिवादी बेनामी, मैंने अपना नाम नहीं लिखा है, छद्मनामी, गलत नाम लिखा है या गलत पता दे दिया है और उस पर कोई कंप्लेंट करता है, तो प्रथम दृष्टया उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यदि उसमें कोई ठोस बातें लिखी गई है, कुछ साक्ष्य दिया गया है, तो वैसे केस में जो एड्रेस उसने दिया है, उस एड्रेस पर जो पदाधिकारी इस पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे या जो अधिक पदाधिकारी फाइल डील करते हैं सचिवालय में ऐसे कार्रवाई को प्रारंभ करने के उद्देश्य से, उनका यह दायित्व है, या इवन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एज द केस में भी, कोई का यह दायित्व है, वो अनुकंपा नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, उनका यह दायित्व है कि ऐसे परिवादी के एड्रेस को पहले संपुष्ट करें। वहां संपुष्ट करने का क्या तरीका है? आप लेटर भेजिए, अगर सही एड्रेस होगा तो उसके पास पहुंच जाएगा, और उसमें आप पूछिए कि क्या यह आवेदन आपने दिया है और क्या आप इस आवेदन में वर्णित तथ्यों के संबंध में जब आपसे मांगा जाएगा तो आप साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। और इस आशय का यदि आप चाहें तो एफिडेविट भी मांग सकते हैं। बल्कि अनुशासनात्मक प्राधिकार, जिसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बोलते हैं, या फिर उसके नीचे के अधिकारी का यह दायित्व है कि उस एड्रेस को संपुष्ट करने के क्रम में उससे एफिडेविट मांगे कि साहब आप इस संबंध में आपके पास तथ्य है और आप इसको संपुष्ट करिएगा, और जब मांगा जाएगा तो आप इसको दीजिएगा। इसमें जो तीसरी सबसे अच्छी चीज है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि बिना हस्ताक्षर के पंपलेट छाप दिया, खुला पत्र निर्गत कर दिया, फेसबुक में लिख दिया, फेसबुक में कोई फोटो वायरल कर दिया, फेस में कुछ अनाप शनाप लिख दिया। तो आजकल तो जो हालत है आईएएस अधिकारियों की, कुछ एक अपवाद को छोड़ करके, और खास करके जिले में कलेक्टर वगैरह को तो मैंने कितनी बार कहा है कि उसको न तो गवर्नेंस की समझ रही, अब पता नहीं किस तरीके से उसकी ट्रेनिंग होती है, मुझको नहीं पता, न तो उसको परिपत्रों की, न नियम कानून आदि की कोई परवाह है, और जिसको बोलते हैं हरसट्ठे, कुछ निकल गया फेसबुक में, कोई लोकल यूट्यूब चैनल कुछ अनाप से शनाप चला दिया और उस पर वो कार्रवाई कर देता है। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इसकी कंडिका 4 में कि पदाधिकारियों के विरुद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुला पत्र और पंपलेटों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, अगर कोई पिटीशन लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के मेंबर यानी एमपीज, एमएलएज कोई भी देते हैं, तो इस पत्र में लिखा है कि बेशक उनसे शपथ पत्र नहीं लिया जाएगा, यानी बाकी शपथ पत्र लिया जाएगा। याद रखिए, किसी भी परिवाद को कंफर्म करिए और उससे शपथ पत्र लीजिए कि इसमें जो आरोप लगाए हैं वो आप प्रूफ कीजिएगा। और ऐसा इसलिए भी किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपको मैं दिखा देता हूं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है, देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मैं आपको इसको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसका होता है जो कोई आरोप लगाया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जो व्यक्ति लाया है उस पर लागू होगा। इस सेक्शन
63, 64, 65 वगैरह है। पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1871 में वो सेक्शन 101 से लेकर के आगे तक दिया हुआ है। उसी के स्पिरिट के तहत, उसी के लेटर और स्पिरिट के तहत इसमें लिखा हुआ है कि आम लोगों से जो लोग परिवाद देते हैं अदर देन एमपीज, एमएलएस एटसेट्रा, तो उनसे परिवाद, उनसे एफिडेविट लेना है कि निर्धारित समय के तहत आप अपना साक्ष्य उपलब्ध कराइएगा। लेकिन अगर एमपीज, एमएलएस भी हैं तो पहले तो उनको कंफर्म कराइए कि यह लेटर आपने भेजा है कि नहीं भेजा है, और अगर भेजा है तो आप इसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो यहां देखिएगा कि 20 सूत्री की बैठक है, दिशा की बैठक है, आजकल तो इतना कमेटी बना दिया है सरकार ने जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मीटिंग में कोई बात उठी, इस पर जांच करा दीजिए। अब हो गया जांच, जिसने आरोप लगाया उसको उसी वक्त कहना होगा कि आप सबसे पहले लिखित दीजिए और इस आशय का आप एफिडेविट दीजिए, और ये इसके लिए आवाज उठनी चाहिए अधिकारियों और कर्मियों की। अगर इस तरह की दिशा की बैठक हो, विस्तृति की बैठक हो, या कोई भी बैठक हो, इवन पंचायत समिति के, जिला परिषद की बैठक हो, कोई इस तरह का अनर्गल आरोप लगाता है बिना सिर पैर का, तो आप जिनके विरुद्ध आरोप लगाता है वो इस परिपत्र का हवाला देकर के बोलिए कि मेरा भी ये फंडामेंटल राइट है। आप सबसे पहले ये लिखित दें और दूसरा एफिडेविट दें कि इस संबंध में आप साबित कीजिएगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अगर वो साबित नहीं कर सकता है तो सरकारी कर्मियों को अधिकार है कि उसके विरुद्ध भी वो मामला ला सकता है न्यायालय में। जी हाँ, चूंकि सरकारी कर्मी नहीं लाते हैं या कई लोगों को नहीं मालूम होता है, इसलिए पद्धति और यह जो ट्रेंड है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो ये पत्र मैं आपको दे रहा हूं। तो ये रहा छद्मनामी और बेनामी परिवाद पत्रों के संबंध में जीएस कंग द्वारा लिखा गया पत्र। इतना ही नहीं, इस संबंध में न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि भारत सरकार ने भी कई एक निर्गत किए हैं, कई एक जगह निर्गत हुए हैं। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, इसने सुप्रीम कोर्ट के कई एक आदेश है, उसके आगे हम चर्चा करते हैं, उसके अनुरूप 2 स्पष्ट आदेश दिए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। पहला, गुमनाम शिकायत को दर्ज नहीं किया जाएगा, और छद्मनामी शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब उसमें स्पष्ट और सत्यापन योग्य साक्ष्य हो। यह सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े महत्वपूर्ण न्याय निर्णय है जिसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पर भी दिखाता हूं। पहला मामला ये 1980 का है। ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस M.E. रेड्डी 1980 का ये रिपोर्टेबल केस का मैटर है। इसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के पहले उसके शिकायत की प्रामाणिकता यानी वेरासिटी और सत्यता, ट्रूथफुलनेस की आरंभिक जांच आवश्यक है। दूसरा, बेनामी शिकायतों पर सीधे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस M.E. रेड्डी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण केस है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अशोक कुमार जैन 1999। इसमें भी उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी बात को रीआइटरेट किया। सुप्रीम कोर्ट में CBI वर्सेस तपन कुमार सिंह 2003 का जजमेंट है। इसमें भी यही कहता है कि अगर कोई शिकायत गुमनामी है, कोई उसका स्रोत और समर्थन नहीं है, तो उसके विरुद्ध कोई FIR नहीं हो सकती है। इसको समझिए कि इसके ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश और जिस सर्कुलर की मैंने चर्चा की, ये सर्कुलर क्यों निकालने पड़े सरकार को? ये इसलिए निकालने पड़े कि इसमें एक सिंपल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है कि ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए जिससे अधिकारी की छवि खराब होती है, और ऐसे आरोप यदि दुर्भावना से ग्रसित होकर लगाए जाते हैं
तो उस पर कार्रवाई की जा सके। इसमें दूसरा प्रिंसिपल ये इन्वॉल्व है कि कोई भी कार्रवाई बगैर प्रिलिमिनरी कंफर्मेशन के नहीं किया जा सकता है। और देखिए तीसरा प्रिंसिपल ध्यान से देखिए, यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी कार्रवाई संभव है। अगर सरकारी कर्मी चाहे तो कानून में उसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या है और कानून में आपको स्पष्ट रूप से अधिकार भी है। सरकारी कर्मी होने का मतलब यह नहीं है कि आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला हुआ हो। चलिए अब हम आपको दूसरे बिंदु पर लेकर चलते हैं। दूसरा बिंदु यह है कि आजकल देखिएगा कि एक फैशन बन गया है। अभी मैंने इसकी चर्चा की, 3 DCLR या 4 DCLR को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा एक DCLR जो रिटर्निंग अफसर है उसको भी शायद निलंबित करने की बात हो रही है कि प्रपत्र 6 जो होता है फॉर्म 6 नाम जोड़ने का या शायद नाम इलेक्शन में नाम वोटर लिस्ट से हटाने का, वो कहीं से कोई न्यूज छपा और उस पर कार्रवाई हो गई। तो ये जो सस्पेंशन है उसके संबंध में आपको मैं कुछ चीज आपको स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपका जो दृष्टिकोण है और आपका इस संबंध में जो अधिकार है वो आपको स्पष्ट हो सके। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि सस्पेंशन जो है, यहां पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, सस्पेंशन कोई दंड नहीं है। मैं इसको बार बार बता रहा हूं इसलिए कि इसके रैमिफिकेशन है। इस सरकार में कई बार यह देखने को मिलता है कि किसी अधिकारी किसी कर्मी को सस्पेंड किया गया, 2, 4, 6 महीना, साल, 2 साल के बाद उसका सस्पेंशन खत्म हो गया। हालांकि विभागीय कार्रवाई पर भी हम एक बना देंगे कि विभागीय कार्रवाई को कितना दिन में डिस्पोज कर देना है। यहाँ 5-5 साल विभागीय कार्रवाई लंबित रहती है। इसमें सरकार का यह चिट्ठी है कि अगर विभागीय कार्रवाई नियत सीमा से अधिक दिन तक चलता रहता है तो जो कंडक्ट कर रहा है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो बहरहाल वो एक अलग वीडियो में हम आपको बना देंगे। निलंबन कोई दंड नहीं है। होता क्या है कि एक बार आप निलंबित हो, 2 साल के बाद निलंबन रिस्टोर हो गया। जब आपकी प्रोन्नति की बात आती है तो फाइल में कोई नासमझ असिस्टेंट या कोई और क्लर्क लिख देता है कि ये फलाने साल में निलंबित हुए थे। अब उस आधार पर आपका प्रोन्नति रुक जाता है। दिस इज रॉन्ग, नहीं कर सकता है। यस, आई रीआइटरेट, वैसा नहीं कर सकता है। व्हाई? क्योंकि सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। इस संबंध में 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अगर सस्पेंशन क्यों हो उस पर हम आगे चर्चा करते हैं, लेकिन 4 चीज है सस्पेंशन में, आपको 4 चीज जानना चाहिए। पहला, यू हैव अ राइट टू द इंटाइटलमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। अगर आप निलंबित होते हैं तो आपको जीवन यापन भत्ता मिलेगा, यह आपका अधिकार है। मैंने कई बार देखा है सस्पेंशन के आदेश में वो पदाधिकारी, खास करके जो IAS अधिकारी रहता है, कलेक्टर वगैरह भी उसमें इन्वॉल्व है, या कई बार सेक्रेटरी लोग भी कर देते हैं, यहां उत्साह में लिख देते हैं इनको जीवन यापन भत्ता दे नहीं है। जैसे ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा, इन लोगों को खड़ा करके बेंच पर खड़ा करा देगा। सो गेटिंग सब्सिस्टेंस अलाउंस इज योर राइट। दूसरा, सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, नाइदर इट इज अ स्टिग्मा। इसलिए अगर कोई आपकी प्रोन्नति में, किसी नियुक्ति में, किसी अन्य जगह पर यह कहा कि फलाना सस्पेंड हुए थे, तो ये न सिर्फ प्रशासनिक रूप से गलत है बल्कि कानूनी रूप से भी अवैध है। ऐसा नहीं किया जा सकता। और सिर्फ निलंबन हुआ था कभी इस आधार पर, न तो आपकी प्रोन्नति रोकी जा सकती, ना आपका कोई इंटाइटलमेंट रोका जा सकता है, ना आप किसी पद पर पोस्ट होने के लिए अयोग्य समझे जा सकते हैं। तीसरा, सस्पेंशन के बाद विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग किया जाना मस्ट है, और वो भी एक तय सीमा के अंतर्गत। हम उस पर बताते हैं अलग वीडियो में, चूंकि फिर वो बड़ा हो जाएगा। तो तीसरा सिद्धांत यह है कि कालबद्ध तरीके से वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को पूर्ण कर दिया जाए। और थर्ड, निलंबन और विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध कर्मचारी को या तो कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार मिला हुआ है। ये 4 अधिकार हैं।
लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये जो लोग हरसट्ठे सस्पेंशन कर दे रहा है, उस संबंध में मेरे पास ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं। देखिए, इसको थोड़े अच्छे से समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस संबंध में 3 जजमेंट पहले मैं आपको दिखा देता हूं। अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जजमेंट है। यह कहता है कि सस्पेंशन 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है अगर उसके विरुद्ध प्रपत्र क यानी चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में, इस रूलिंग में यह कहा है कि प्रोलॉन्ग सस्पेंशन इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21, क्योंकि अनावश्यक रूप से आप लंबे समय तक किसी को निलंबित रखते हैं तो उसका राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी पर इंफ्रिंजमेंट होता है और इसके लिए उस पर रीट लाई करता है। कहता है गवर्नमेंट मस्ट रिव्यू सस्पेंशन ऑर्डर पीरियोडिकली। यानी कि सस्पेंशन हो गया, हम सोए हुए हैं। कई एक जिलों में मैंने देखा कलेक्टर सोया, उसको मतलब ही नहीं है, 4 साल से निलंबित है। मैं एक जिले में पोस्टेड था, नाम नहीं बताऊंगा, तो हमारे पास एक फाइल आई, तो कर्मी पंचायत सचिव था, 7 साल से निलंबित था। किसी कलेक्टर ने उसको रिव्यू नहीं किया। ऐसे न जाने सैकड़ों मामले सचिवालय के कॉरिडोर में, फाइलों में धूल खा रहे हैं। यू कैन नॉट डू दिस अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। कहता है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड विथ सस्पेंशन। एक और जजमेंट देख लीजिए, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस बिमल कुमार मोहंती, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश 94 का है। कहता है सस्पेंशन मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द अथॉरिटी एंड नॉट आर्बिट्ररी। हमको मन किया था आपको निलंबित कर दिया, आर्बिट्रली। आजकल बिहार में तो ये फैशन बन गया, अपना चेहरा चमकाने के चक्कर में, मुख्यमंत्री का खैरखां बनने के चक्कर में सस्पेंड कर दी। सस्पेंशन कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टूल टू हैरास और पनिश। मैंने कहा सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। किसी ने अगर गलती की है तो उस पर प्रोसीडिंग चला करके और उसको तब पनिशमेंट दीजिएगा। सीसीए रूल्स उसके लिए बना हुआ है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स बने हुए हैं। तीसरा जजमेंट एक और महत्वपूर्ण है, ओपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। कहता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। अगर कोई अनावश्यक रूप से आपको निलंबित करे तो इसको आपके जवाब लिखते समय इन चीजों को कोट करिए। An order of suspension should be passed only if there is a compelling reason and when retention of employee is prejudicial to the public interest। हम आगे उस पर चर्चा कर देते हैं अभी। चौथा, बहुत सारे रूलिंग्स हैं इस पर। के सुखेंदर रेड्डी वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1999 का, reaffirm that prolonged suspension without inquiry is illegal। सस्पेंड कर दिए हैं 6 महीना तक, उसका प्रपत्र कह नहीं भरा है। जिसने सस्पेंड किया है और प्रपत्र वो चार्जशीट नहीं हुआ है गठित प्रपत्र, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे कर्मियों को मांग करना चाहिए कि अगर ऐसे उनके साथ हो रहा है तो अथॉरिटी मस्ट रिकॉर्ड रीजंस फॉर कंटिन्यूइंग सस्पेंशन। अगर सस्पेंशन जारी चल रहा है तो आपको रीजन ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि उसका सस्पेंशन क्यों आप प्रोलॉन्ग किए हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण केस है और यह केस थोड़ा पुराना है लेकिन बड़ा लंबा जजमेंट है, 1968 का, बलवंत राय रतिलाल पटेल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1968। Suspension pending inquiry is not punishment, but entitlement to subsistence allowance is a must. Suspension cannot continue indefinitely। देखिए इसमें मैंने अभी जैसे बताया ना यहां पर कि an order of suspension should be passed only if there is a compelling reasons and when retention of employee is prejudicial to the public interest।
देखिए, इस संबंध में ये सिद्धांत क्यों सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किए हैं? ये इसलिए किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई एक जजमेंट में, और अभी हाल में जब जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने बेल पर एक बहुत ही स्कैथिंग अटैक किया था लोअर कोर्ट पर और इवन हाई कोर्ट्स पर, कि बेल क्यों नहीं आप देते हैं। और उन्होंने कहा था कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। सिमिलरली सस्पेंशन, नॉट सस्पेंशन इज ए रूल एंड सस्पेंशन इज एन एक्सेप्शन। बहुत एक्सेप्शनल केसेस में सस्पेंशन करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार एक्सेप्शनल केसेस में जेल भेजना चाहिए। इन्हें कि हर सट्टे पकड़ के सबको जेल भेज दीजिए। देखिए, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद 1977 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। द बेसिक रूल इज बेल एंड नॉट जेल। एक और केस है 1980 का, गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980। लिबर्टी इज टू बी सेफ गार्डेड एंड नॉट टू बी लाइटली टेकन अवे अनलेस कंपेलिंग रीजंस एग्जिस्ट। कहता है कि सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इन सस्पेंशन ऑल्सो। सस्पेंशन कब करना चाहिए, सस्पेंशन का क्या आधार होना चाहिए, सस्पेंशन करने के पहले कर्मियों को क्या क्या चीज, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या सस्पेंड करने वाला अथॉरिटी को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज दिखाता हूं कि ये सस्पेंशन और नॉट सस्पेंशन एंड बेल एंड जेल के बीच में क्या सिमिलरिटी है। इसको ऐसे समझिए, इस सिमिलरिटी को आप अपने स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि सस्पेंशन और जेल, इन दोनों में सिमिलरिटी है। जेल किसी को क्यों भेजा जाता है? यह संभावना बनी रहती है कि वो एविडेंस के साथ टैंपरिंग कर सकता है, गवाह को डरा धमका सकता है। वैसे केसेस में उसका जेल के अंदर कन्फाइनमेंट जरूरी है। ठीक उसी प्रकार आप सस्पेंड तभी करिए जब आपको लगे कि इस पर जो मामला बन रहा है, अगर इसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो ये अभिलेखों के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको सस्पेंड करने का कोई अधिकार नहीं। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई व्यक्ति मुजफ्फरपुर में पोस्टेड था आज से 3 साल पहले। आज उसका ट्रांसफर जमुई हो गया, किसी पद पर है, डीसीएलआर हो सकता है, एडीएम हो सकता है, डीएम हो सकता है, सीओ हो सकता है, बीडीओ हो सकता है, लिपिक हो सकता है, एनीवे सीडीपीओ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुजफ्फरपुर का एक मामला जब वो पोस्टेड था तो 3 साल के बाद आया। अब वो जमुई में पोस्टेड है और सरकार ने उसको निलंबित कर दिया। डज इट मेक एनी सेंस? नो। व्हाई? क्योंकि अब तो जमुई में है, तो मुजफ्फरपुर में एविडेंस को और अभिलेख के साथ तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर आप सस्पेंशन कर रहे हैं, इट सिंपली मीन्स that the suspending authority or the disciplinary authority has not applied his mind or he has no mind at all। उसको सेंस ही नहीं है, उसको लीगल बातों की समझ ही नहीं है। तो सस्पेंशन और जेल में ये सिमिलरिटी होती है। दूसरा कहता है कि जैसा अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में जो कहा है, ओपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, कि an order of suspension should be passed only when there is a compelling reasons and when retention of employee is prejudicial to the public interest। उसका सस्पेंशन तभी कीजिए जब आपको यह लगे कि या तो यह अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ कर देगा या इसका यहां बने रहना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि वो जमुई में आदमी पोस्टेड है, उसने गलती की या नहीं की, वो मामला मुजफ्फरपुर का है, तो मुजफ्फरपुर में तो पब्लिक इंटरेस्ट को कोई हानि करेगा नहीं। तो यू नीड टू अप्लाई योर माइंड। यहां पर मैं 4 चीज दिखा रहा हूं, सस्पेंशन और जेल में क्या सिमिलरिटी है। पहला, लीगल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है,
ठीक उसी प्रकार बेल इज अ रूल एंड जेल इन एन एक्सेप्शन, नॉन सस्पेंशन इज अ रूल एंड सस्पेंशन इज एन एक्सेप्शन। राइट्स अफेक्टेड, जेल से फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है और सस्पेंशन से भी 21 आर्टिकल का उल्लंघन होता है। रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन, जेल भेजने के लिए आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि बाहर रहेगा तो वो आपराधिक घटना कर देगा, गवाह को डराएगा धमकाएगा, एविडेंस टैंपर कर देगा। ठीक उसी प्रकार यहां आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कोर्ट से अप्रोच कहता है कोर्ट को हमेशा ये देखना चाहिए कि जेल भेजने का जो आर्बिट्ररी हैबिट्स हो गया है, ट्रेंड हो गया है पुलिस का, उस पर रोक लगे। ठीक उसी प्रकार सरकार को यह देखना चाहिए और इवन कोर्ट को भी देखना चाहिए कि आर्बिट्ररी सस्पेंशन पर रोक लगे। और ऐसा होता भी है, जब आप माननीय न्यायालय में जाइएगा तो इस तरह का हरकत करने वाले अधिकारियों को इसीलिए फिजिकल अपीयरेंस किया जाता है और उस पर स्ट्रिक्चर भी पास होते हैं। और कहता है कि पीरियड ऑफ एक्शन, जिस तरह से जेल में कितना दिन वो आदमी रहा तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए कि क्या अननेसेसरी उसको जेल में रखना जरूरी। ठीक उसी प्रकार इसमें भी देखा जाना चाहिए कि क्या उसको अननेसेसरी सस्पेंशन में रखना जरूरी है। इस प्रकार मैंने कुछ बातों का उल्लेख किया है, वैधानिक और संवैधानिक। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी को निलंबित कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा। निश्चित रूप से आपसे सो कॉज पूछा जाएगा। कायदा तो यह कहता है कि अगर बिना सो कॉज के उसने सस्पेंशन कर दिया है तो बिल्कुल अवैध है। उस संबंध में भी कोर्ट के जजमेंट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। बिना सो कॉज के सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होना चाहिए। जब आपको सो कॉज पूछता है तो सो कॉज का जवाब देने में सामान्यतः सरकारी कर्मी या अधिकारी 3 भूल करते हैं। पहला भूल यह करते हैं कि वे अपराध बोध से ग्रसित होकर जवाब देते हैं कि निलंबित हो गए तो वो मान लेते हैं कि हम अपराधी हैं, तो अपराध बोध की भावना से ग्रसित होकर के जवाब देते हैं। टिमिड की तरह, कॉवर्ड की तरह। यू आर नॉट ए कॉवर्ड। तो पहली गलती होता है। दूसरी गलती यह होता है कि उनका जो स्पष्टीकरण होता है वो या तो बहुत शॉर्ट होता है और या बहुत लॉन्ग होता है, अननेसेसरी। और उसमें जो स्पष्टीकरण में बिंदु उठाए गए हैं उससे इतर, या कई बार उसको लिखते समय वो पूरे उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस को डाइल्यूट कर देता है। और तीसरा कि जवाब के अंत में जो वो लिखते हैं तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, अब हमको क्षमा कर दीजिए। याद रखिए, भारतीय कानून में, भारतीय विधान में हर अपराध के लिए सजा है, किसी अपराध के लिए माफी नहीं है। तो अगर आप स्पष्टीकरण देकर ये स्वीकार करते हैं कि हमसे ये भूल हो गई है, तब आपका सजा मिलना तय है। कैसे जवाब देना चाहिए? तो अभी तो मैं सिर्फ उसके प्रिंसिपल को बता देता हूं, फिर मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि स्पष्टीकरण का जवाब लिखना कैसे चाहिए। सबसे पहला चीज, स्पष्टीकरण में जिन बिंदुओं को उठाया गया है शुरू में ही लिख दे जाए कि आपने 3 बिंदु उठाए या 4 बिंदु उठाए हैं और उसका बिंदुवार जवाब दीजिए। आपके स्पष्टीकरण के में आरोप लगाया गया आरोप क्रम संख्या 1 ये है, इसके उत्तर में ये है। स्पष्टीकरण का जवाब हमेशा बिंदुवार देना चाहिए। अभी हम बेसिक बातें बता रहे थे, बिंदुवार दे देना चाहिए। और हमेशा जो आरोप उसने लगाए हैं उसको स्पष्टता से आपको अस्वीकार करना पड़ेगा। उसमें ऐसा लिखना पड़ेगा कि आपके द्वारा लगाया गया आरोप तथ्यहीन, साक्ष्य से परे, आधारहीन, मनगढ़ंत है, इसलिए इस आरोप को मैं अस्वीकार करता हूं। स्केचिंग आपको बोलना पड़ेगा। आप कभी कोर्ट में बेल पिटीशन में बहस करते हो वकील को देखिए, हमेशा याद रखिए योर लैंग्वेज शुड बी पोलाइट बट इट शुड बी फर्म। अंग्रेजी में कहावत है, पोलाइटनेस इज नेवर इनकंसिस्टेंट विथ फर्मनेस।
तो बिंदुवार जवाब दीजिए। फोंट का साइज 18-19 रखना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि कर्मी जो उत्तर देते हैं स्पष्टीकरण का, फोंट का साइज 8, 9, 10, 11 रख, छोटा छोटा लिखा रहेगा, कोई नहीं पढ़ेगा आपका, बता देते हैं। ये व्यवहारिक चीज बता रहा है। तो फोंट का साइज 18-19 रखिए, और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बीच में जो गैप है वो 1.50 या 1.75 या अगर संभव है तो 2 रखिए, अस्पष्ट रहे। बिंदुवार रखिए, और आपने जो कुछ भी कहा है उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें लिख दीजिए कि इससे संबंधित इतना पृष्ठ अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न है, और उसको काउंट कर लीजिए। अंतिम पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अंतिम पैराग्राफ ऐसे लिखना चाहिए, इस प्रकार कोट अनकोट, इस प्रकार उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों, संलग्न, अनुलग्नक एवं दिए गए साक्ष्य एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिए गए तर्क के आधार पर यह स्पष्ट है कि भवदीय पत्रांक इतना 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 द्वारा स्पष्टीकरण के पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं वे आधारहीन, सत्य से परे, मनगढ़ंत। आपको एक बार अगर लगता है तो मिस्चीवस भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप लिख सकते हैं कि ये सत्य से परे, तथ्यहीन एवं आधारहीन है। अतः मैं इन आरोपों को अस्वीकार करता हूं। अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी पर लगाए गए आरोप से मुक्त करते हुए स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाए। और नीचे में हमेशा लिखना चाहिए, अनुलग्नक में पेजिंग कर दीजिए कि अनुलग्नक में आपने कितने पेज लगाए हैं। नहीं तो आपको आजकल ऑफिस का जो हालत है, आपने 20 पन्ना लगाया, अगर नहीं लिखा है तो 1 पन्ना गायब कर देगा। स्पष्टीकरण हमेशा सील्ड लिफाफा में जिसने स्पष्टीकरण पूछा है उसी को भेजा जाना चाहिए, बाकायदा लेटर नंबर वगैरह लगा के, साफ उजले रंग के कागज A4 साइज में 18 से 19 फोंट रखिए। मंगल फोंट है तो ठीक है, नहीं तो कुर्तीदेव या डेवलिस किसी में लिख सकते हैं, लेकिन 2 लाइन के बीच में जो गैप है वो हमेशा 1.5 या 2 के आसपास रखिए। और हमेशा कंडिकावार लिखिए, कंडिकावार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से। मैं कुछ स्पष्टीकरण कुछ अधिकारियों को बताया हूं, तो मैं आपको डिस्प्ले के रूप में कभी स्क्रीन पर दूसरे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ 3 बातों को कवर किया है। पहला कि आपके विरुद्ध अनावश्यक रूप से तथ्यहीन, बेनामी, छद्मनामी, शरारतपूर्ण अगर परिवाद आते हैं तो इस सर्कुलर का और चीफ विजिलेंस कमिश्नर के परिपत्र का और सुप्रीम कोर्ट में दिए गए उन निर्देशों का, भारत सरकार के भी कुछ परिपत्र हैं जो मैं आपको इसमें दिखा देता हूं, तो उसको रेफर करते हुए एकदम लिखिए कि ये जो आरोप जिस पर हमसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है यह छद्मनामी है, बेनामी है, और सरकार के परिपत्र संख्या इतना इतना के आलोक में इसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए इस परिपत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसमें अभिलिखित प्रक्रिया का पालन करने की कृपा की जाए। तो यह हुआ बेनामी, छद्मनामी, पंपलेट, खुला पत्र, सोशल मीडिया, ये सब जो अंड संड करते रहता है उसके संबंध में। दूसरा, सस्पेंशन जब भी आपका हो तो इन तर्कों को दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है, और आपको पता है कि इस देश में जो संविधान है हमारा, उसमें जो प्रावधान है वो ये कहते हैं कि आपको 142 वगैरह आर्टिकल आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है, ये पूरे देश पर लागू होता है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश लिखा है। मैंने पटना हाई कोर्ट का भी कई एक आदेश है, अगर वैसा संभव हुआ तो हम कभी आपको बता देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश लॉ ऑफ द लैंड है एंड इट अप्लाइज थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जॉब, इवन आर्मी में भी लागू होते हैं। तो उसको ये बताने की आवश्यकता है। और
विभागीय कार्यवाही जब आप पर चलती है तो उसका जवाब कैसे देना चाहिए, कैसे विभागीय कार्यवाही संचालित होती है, वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो आम नागरिक हो या सरकारी कर्मी हो। सरकारी कर्मी होने का मतलब ये कदापि नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स फॉरफिट कर जाता है। नो, ही इज और सी इज ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मीनिंग देयर बाय दैट एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय enjoys the same fundamental rights as enjoyed by the citizen of this nation। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।